बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में पवित्र ग्रंथ कुरान रखने का आरोपी इकबाल हुसैन गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कॉक्स बाजार से इकबाल को गिरफ्तार किया है। दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के पास कुरान शरीफ रखने के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इकबाल हुसैन नाम का जो आरोपी है उसे कॉक्स बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने का ही आरोपी था ये। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से आज सुबह 11 बजे फिर होगी पूछताछ। कल 2 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया। अनन्या के साथ पिता चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर छापा मारकर उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई जारी है। एनसीबी ने 2 दिन में बांद्रा, सीएसटी, नाला सोपारा समेत 5 जगहों पर छापेमारी की। एनसीबी ने शाहरुख खान के घर मन्नत जाकर मैनेजर पूजा को नोटिस दिया। आर्यन खान से जुड़ी जानकारी मांगी। शिक्षा और मेडिकल हिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए। जेल में बंद बेटे आर्यन से मिलने शाहरुख खान पहुंचे। शाहरुख खान ने आर्यन से पूछा कुछ खाया तो आर्यन में मायूस हो गए। करीब 15 मिनट तक चली बातचीत। शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ी। जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। क्रूज ड्रग्स मामले में जांच कर रही एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को इंक्रिमिनेटिंग बताया और कहा उसमें कई चैट हैं जो जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप, कहा एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कोरोना काल में दुबई और मालदीव में थे। वहीं बॉलीवुड स्टार्स से वसूली की। केंद्र सरकार की कठपुतली है वानखेड़े। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने एबीपी न्यूज से कहा, मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दुबई और डील वाले बयान पर वानखेड़े ने लीगल एक्शन की तैयारी की। समीर वानखेड़े को लेकर एनसीबी के साउथ वेस्टर्न इंडिया जोन के डायरेक्टर मुथा अशोक जैन ने प्रेस नोट जारी किया। कहा, एनसीबी में ज्वाइन करने के बाद कभी दुबई जाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया। लखीमपुर कांड में सुमित जायसवाल समेत गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने चारों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। किसानों के हाईवे जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला विचाराधीन होने पर भी विरोध का अधिकार, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल तक बाधित नहीं कर सकते। 7 दिसंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। राकेश टिकैत ने कहा, हमने रास्ता नहीं रोका, पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली जाकर दिखाएंगे कि रास्ता खुला है। भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट किया, लिखा, अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि बॉर्डर किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद किया है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक शख्स की टांग तोड़ने वाले की पहचान हुई। आरोपी करनाल का रहने वाला नवीन है, जिसने निहंगों जैसे कपड़े पहनकर वारदात को अंजाम दिया। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में रचा नया इतिहास। अब तक 100 करोड़ 63 लाख डोज पर आंकड़ा पार। पीएम मोदी की मौजूदगी में वाराणसी के दिव्यांग को लगा 100 करोड़वां टीका। देश भर में मना जश्न। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। 100 धरोहरों को तिरंगे के रंग में रंगाया गया। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने इतिहास रच दिया। पीएम बोले, 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला। सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, कोरोना योद्धाओं का आभार। 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार के जश्न को बताया झूठा। जांच कमीशन बनाने की मांग की। कहा, 32 करोड़ युवाओं को नहीं लगी वैक्सीन की एक भी डोज। दोनों डोज के मामले में 19वें नंबर पर है भारत। देश में एक दिन में 77 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,454 नए केस सामने आए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एबीपी न्यूज पर कहा, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से जल्द मंजूरी मिल जाएगी। जल्द ही बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर। 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 1 जुलाई से लागू होगा। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के घर गुजरात कांग्रेस नेताओं की होगी अहम बैठक। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का नाम होगा तय। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। हरीश चौधरी को हरीश रावत की जगह पंजाब का प्रभारी बनाया जा सकता है। राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों का अपडेट देते थे हम। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त वाली राजनीति शुरू। 1 करोड़ छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी में कांग्रेस का वादा, सरकार बनी तो 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50 लाख स्मार्टफोन का किया था वादा, लेकिन सरकार पौने 5 साल में पौने 2 लाख फोन दे पाई। 30 लाख युवाओं ने भरा था कैप्टन का स्मार्टफोन फॉर्म। कांग्रेस का मिशन यूपी, कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। वाराणसी में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी तिरंगा पद यात्रा अवैध घोषित। संजय सिंह बोले, तिरंगा यात्रा कब से अवैध होने लगी? यूपी में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। यूपी के फतेहपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने निकाली परिवर्तन रथ यात्रा। बोले, अखिलेश मिलकर काम करते तो नंबर 1 होती समाजवादी पार्टी। महंगे पेट्रोल डीजल पर यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका का बयान। कहा, महंगाई नहीं बल्कि लोगों की आय बढ़ी है। 95% लोग नहीं करते डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना की। पुजारियों ने रामचरितमानस और अंगवस्त्र भेंट किया। राम मंदिर का दौरा कर निर्माण की जानकारी भी ली। एमपी के उपचुनाव प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर गायब। सवाल पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का भावुक जवाब। बोली, पोस्टर पर फोटो न होने से सूखता है हमारा खून। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पटना में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का रोड शो। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव में खूनी खेल। लालगंज के पुखरौली में वोटिंग खत्म होते ही प्रत्याशियों ने किया एक दूसरे पर हमला। एक उम्मीदवार के घर में आग लगाई। श्रीनगर के छनपोरा में पुलिस पार्टी पर हमले के बाद मुठभेड़ जारी। इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। सैदपुरा गांव में बरामद आईडी बम नष्ट किया। बस स्टॉप के पास आतंकियों ने रखा था विस्फोटक। पुंछ के भिंबर गली में जंगलों में 12 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसके लिए एहतियात बरत रही है सेना। पुंछ की भिंबर गली में सेना की छावनी की तस्वीरें लेते वक्त एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार। मोहम्मद जमील मलिक के रूप में हुई पहचान। फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले। देखिए, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में पवित्र ग्रंथ कुरान रखने का आरोपी इकबाल हुसैन गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कॉक्स बाजार से इकबाल को गिरफ्तार किया। दुर्गा पूजा पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति के पास कुरान शरीफ रखने के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हिंसा शुरू हुई थी। घटना के बाद से यह आरोपी फरार चल रहा था। लगातार इस मामले में छानबीन की जा रही थी। 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और कॉक्स बाजार से मुख्य आरोपी इकबाल हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आया बांग्लादेश का मोस्ट वांटेड अपराधी। अब मिलेगा बांग्लादेश के हिंदुओं को इंसाफ। जिसकी तलाश थी वो आ गया पुलिस के हाथ। नाम है इकबाल हुसैन। ये वही इकबाल हुसैन है जिसकी करतूत की सजा बांग्लादेश के हिंदुओं ने चुकाई है। ये वही इकबाल हुसैन है जिसकी एक हरकत ने बांग्लादेश में दंगा भड़का दिया। ये वही शख्स है जिसने धर्म की शांति को धर्म के नाम पर भंग कर दिया। बुधवार को सामने आए एक सबूत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसकी आड़ लेकर हिंदुओं पर कुरान के अपमान का आरोप लगाया जा रहा था। सामने आए 2 सीसीटीवी फुटेज ने बता दिया कि किस तरह हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया।
पहला सीसीटीवी कुमिला के ननुआ दीघी पूजा पंडाल के पास का है। इसमें इकबाल हुसैन के हाथ में एक किताब दिख रही है। पता चला कि ये वही कुरान है जो पूजा मंडप में हनुमान जी की गोद में रखी थी। दूसरे सीसीटीवी में इमरान के कंधे में कोई चीज रखी दिख रही है। पता चला कि ये हनुमान जी का गदा है जिसे इकबाल ने पूजा पंडाल से चुरा लिया था। इकबाल हुसैन की इस हरकत के बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। पूरे बांग्लादेश में दंगा हुआ। हिंदुओं के पंडाल और मूर्तियां तोड़ी गई, उनके घरों में आग लगाई गई, उनके मंदिरों में घुसकर तोड़फोड़ हुई, पुजारियों की हत्या हुई। लेकिन इस हरकत को अंजाम देने वाला इकबाल हुसैन फरार था। हर दिन लोकेशन बदल रही थी। पुलिस से लेकर सरकार आरोपी इकबाल की तलाश में जुटी थी। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना कह चुकी थी कि वो जल्द से जल्द इकबाल की गिरफ्तारी चाहती हैं। अब ये इकबाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसकी पुष्टि कॉक्स बाजार जिला पुलिस अधीक्षक ने की। आरोपी इकबाल को कुमिला पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सिर्फ इकबाल ही नहीं, पुलिस ने मोहम्मद फायज अहमद नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। फायज को 13 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी की वजह बनी सांप्रदायिक दंगे की साजिश के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, क्योंकि उसकी एक पोस्ट ने पूरे बांग्लादेश को आग के हवाले कर दिया। इकबाल की गिरफ्तारी के साथ ही बांग्लादेश में दंगा भड़काने की पूरी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ कई जगहों पर दंगे हुए उससे साफ है कि इसके लिए पहले से तैयारी थी। जाहिर है इस साजिश में कई लोग शामिल होंगे। इकबाल से पूछताछ के बाद वो चेहरे भी सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। लद्दाख से जहां घुसपैठ की कोशिश के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी ये कोशिश महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना ने यहां वो तैयारी की है कि दुश्मन को एक गलती के लिए 100 बार पछताना पड़ेगा। देखिए हमारे रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रैगन होशियार, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत है तैयार। It is always our hope that all the issues can be resolved, all the differences through dialogue and discussion. But if that is not there, and if the situation is forced upon us, then we are always ready to man the borders and protect our territorial integrity and sovereignty. सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और खबरें आ रही है कि चीनी सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC की दूसरी तरफ तेजी से सैन्य जमावड़ा बढ़ा रही है, नए निर्माण कर रही है। ऐसे में सवाल है कि भारत की तैयारी क्या है? हम चीन से लोहा लेने के लिए कितने तैयार हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत पहुंचे अरुणाचल के उन सुदूर इलाकों में जहां 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की खास तौर से बुरी नजर रहती है, लेकिन भारत ने और भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीन की किसी भी हरकत को अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC पर वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो 1962 का युद्ध हुआ था, दरअसल चीन की जो सेना थी वो यहाँ तवांग में, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसके आगे तक यानी कि जो बोमडिला है, सीला पास है, या फिर जो मीसामारी तक पहुँच गई थी, तेजपुर के करीब तक पहुँच गई थी। लेकिन उस वक्त के हालात बहुत अलग थे और अब 1962 से लेकर अब तक ब्रह्मपुत्र नदी हो या शंखपुर जिसका कहते हैं, बहुत पानी बह चुका है। भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है यहाँ पर इस तवांग सेक्टर में और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में, और इसीलिए अब भारतीय सेना जो है अब अपना एग्रेसिव पोस्चर भी अपना रही है और साफ तौर से कह चुकी है कि अगर चीन की कोई भी कोशिश होगी LAC से आगे आने की, उसको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के इन दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की सबसे बड़ी चुनौती है ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और खराब मौसम, जबकि दुश्मन से मुकाबले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीमा पर सेना की तेजी से तैनाती। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के इन बीहड़ इलाकों में टनल, ब्रिज और सड़कों का जाल बिछा रही है।
सबसे पहले आपको ले चलते हैं NH13 पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही टनल पर, जिसकी आधारशिला 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई LAC के इलाकों में हैं और यहाँ पर जो तवांग को जो मुख्य रोड जोड़ती है यानी कि NH13 जोड़ती है, वहाँ पर सेला टनल का बनाने का काम चल रहा है। और सेला टनल जो है वो तवांग को, बुमला को, जो आखिरी पोस्ट है भारतीय सेना की LAC पर, उसको जोड़ेगा, तेजपुर से, गुवाहाटी से जोड़ेगा, साथ ही टेंगा से, रूपा जैसे इलाकों से जोड़ेगा, ताकि 12 महीने जो कनेक्टिविटी है वो तवांग की और बुमला की मेन लैंड से बनी रहे, यानी कि असम के इलाकों से बनी रहे। इसीलिए इस वक्त जब हम सेला टनल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो काम जो है बेहद तेजी से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर, टेंगा, रूपा चारदूर तवांग रोड को जोड़ने वाली सेला टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग को स्नो लाइन से काफी नीचे बनाया जा रहा है ताकि सर्दियों के मौसम में बर्फ हटाने की जरूरत ही ना पड़े। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यही एंडेवर है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम इस परियोजना को ख़त्म कर दें, ताकि तवांग के लोगों के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एंड कंट्री के लिए हम ये डेडिकेट कर सकें। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर को तवांग को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे करीब 340 किलोमीटर लंबी है। NH13 पर ही जीरो पास के करीब एक और सुरंग बनाने का काम जारी है। करीब 500 मीटर लंबी इस नेचिफू सुरंग को भी जल्द बनाने का टारगेट है। जीरो पास से ही एक नई सड़क बनाई गई है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तक जाती है। ये जो रोड होगी, वेस्टर्न एक्सेस वाली रोड जो होगी, ये गुवाहाटी से होगी और ये इस सड़क पर बुमला या तवांग पहुंचने के लिए आपको तेजपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस रोड से आप जो जाएंगे सीधा गुवाहाटी से टेंगा आएंगे और फिर टेंगा से आप वापस उसी रोड पर NH13 पर मिल जाएंगे, जो कि सेला पास पर आकर से बुमला और तवांग जाती है। और इसके अलावा एक और ईस्टर्न एक्सेस भी बन रहा है, यानी कि जो तवांग तक पहुंचने के लिए 3 रोड इस तरह से बनाई जा रही हैं और वो एक जगह जाके तवांग पे जाकर मिलेंगी। अब जरा आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 सालों में यानी 2014 से 20 के बीच देश की सीमाओं पर 6 सुरंगों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है, जबकि 9 टनल्स का निर्माण कार्य जारी है। इस तरह 2014 से 20 के बीच 4,764 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, ताकि दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाने की हिमाकत भी न करे। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दाम आज एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 89 पैसे का हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 62 पैसे का मिल रहा है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो वहां पेट्रोल 112 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। नमस्ते भारत जारी है। देखिए, उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही मची है। उत्तराखंड की तरह ही पड़ोसी देश नेपाल में भी मौसम का कहर टूट पड़ा है। बाढ़ बारिश से नेपाल में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। साथ ही अभी कम से कम 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। 100 लोगों की मौत के अलावा सैकड़ों लोग घायल हैं। घरों, सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, कल ही वैक्सीनेशन में भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएमओ की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कई अहम मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, खास करके कोरोना टीकाकरण को लेकर। कल ही देश ने नया कीर्तिमान बनाया है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री RML अस्पताल भी गए थे। वहां पर उन्होंने तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे बात भी की थी, डॉक्टरों से बात की, जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उनसे बात की थी और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को बधाई भी दी थी कि नया कीर्तिमान बनाने के लिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम हथियार टीका ही है। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? आज सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे, किस बारे में बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए आदर्श, कई एस्पेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से
100 करोड़ से ज्यादा डोजेस वैक्सीनेशन के पूरे हो चुके हैं। और कोरोना काल में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लीडर की भूमिका अदा की और फ्रंट पे आकर उन्होंने लोगों से अपील की, न सिर्फ लोगों से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अपील की, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाई जाए, लोग वैक्सीन का उपयोग करें, इसके लिए भी लोगों को सुझाव दिया, अपील की। तो मुझे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता के बीच में आएंगे तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो 100 करोड़ पूरा हुआ उसके लिए लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत ने शुरू किया और उस पर भारत ने न सिर्फ शुरू किया बल्कि उसमें बहुत ही कम समय, महज 10 महीने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट 16 जनवरी से शुरू हुआ और आप देखिए 21 जनवरी आते आते आप 100 करोड़ पार कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देश के लिए है, पूरी दुनिया के लिए ये एक लेशन है कि भारत ने कितनी कम समय में न सिर्फ वैक्सीन इजाद की बल्कि दुनिया को भी वैक्सीन बांटी और देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ बड़ी उपलब्धि है नीरज, बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और भारत जैसे देश में जहां पे हम लोगों को एक बीच लग रहा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत तेजी से डेवलप करने की जरूरत है और उसके बाद हमने 100 करोड़ का ये कीर्तिमान बनाया है। पूरा देश, तमाम हेल्थ वर्कर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विकास, पीएम संबोधित करेंगे सुबह 10 बजे, क्या कुछ बात हो सकती है? कोरोना हो गया, कृषि कानून हो गया, इस तरह के कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर वो अपनी बात रख सकते हैं। जी हाँ, देखिए कई एक ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने हैं, लेकिन उसके अलावा एक कश्मीर का मुद्दा भी है जहां पर आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हैं और आपको पता है कि पिछले 12 दिनों से एक इनकाउंटर भी चल रहा है जो कि लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। क्या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये संबोधन हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार लगातार चिंता में है। आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर भी जाने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी की थी। तमाम जो फोर्सेस थे उनको हाई अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन अभी क्या पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ा हुआ ये संबोधन हो सकता है? ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके अलावा 100 करोड़ वैक्सीन की बात जहां तक आपने की, उस पर कल प्रधानमंत्री देश को झज्जर एम्स के कार्यक्रम के बहाने संबोधित कर ही चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्रधानमंत्री देश को संबोधित करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को लेकर जो वैक्सीन आने वाली है उसका वो लास्ट फेज के ट्रायल चल रहे थे, माफ कीजिएगा, उसका जो ह्यूमन ट्रायल के नतीजे थे वो सबमिट किए जा चुके थे और सरकार की तरफ से उसको अंतिम मोहर मिलना बाकी थी। बिल्कुल विकास, बहुत धन्यवाद आपका। नीरज हमारे साथ जुड़े थे। नीरज, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुछ ही देर पहले पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा है कि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश ने कल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और देश में कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है। अब आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पीएम किन मुद्दों को सामने रख सकते हैं। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। कल 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान बनने पर देश भर में जश्न का माहौल रहा। देश की ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे के रंग में रंगा गया। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुमायूं का मकबरा, लाल किला की तस्वीरें, कुतुब मीनार और पुराना किला जो कि आपको ट्राई कलर में नजर आ रहा है। और साथ ही आज सुबह 10 बजे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने जा रहे हैं। कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी है और ये देश के अलग अलग धरोहरों की तस्वीरें, हैदराबाद की तस्वीरें, गोल गुंबद की तस्वीरें, टीपू सुल्तान पैलेस, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोलकुंडा किला, हैदराबाद, शंकराचार्य मंदिर और सूर्य मंदिर की तस्वीरें। कल रात ट्राई कलर में रंगे हुए ये धरोहर नजर आ रहे थे। कल कीर्तिमान देश ने स्थापित किया है। 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित करते हुए वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो अब 100 करोड़ 63,000 के पार पहुंच चुका है।
और साथ ही आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। किन बातों का जिक्र करते हैं ये प्रतिमा देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा और सुबह 10 बजे आप प्रधानमंत्री मोदी को एबीपी न्यूज पर लाइव सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कश्मीर के मुद्दे पर या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर, और हो सकता है कि कृषि मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो पीएमओ ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। क्या कुछ वो कह सकते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। कल ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में हो सकता है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहें। नजर हमारी बनी रहेगी। आज सुबह 10 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है, जिसमें 2.5 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। देखिए, बहुत अहम हो जाता है पीएम का संबोधन आज, क्योंकि कल ही 100 करोड़ का आंकड़ा, 100 करोड़ का कीर्तिमान भारत ने पार किया है वैक्सीनेशन के मामले में। और देश में खास करके आतंकवाद को लेकर जिस तरह की स्थिति है कश्मीर में, और कुछ ही दिनों में, अगले 2 से 3 दिन में गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां पर वो तमाम हालातों का जायजा लेंगे और उसके पहले पीएम का ये राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत अहम हो जाता है। और कब कब पीएम ने बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, एक पहला जो हम आपको बता रहे हैं, 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम जब संबोधन किया था तब नोटबंदी का ऐलान किया था। 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष महाशक्ति बना था भारत, तब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। 19 मार्च 2020 को पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 24 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन का प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था। 22 अक्टूबर 2021 को यानी कि आज पीएम का संबोधन होगा राष्ट्र के नाम, और सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों पर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने कल एक नया कीर्तिमान बनाया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर अपनी बातें रखते रहे हैं। अब इस बीच देखना यह होगा क्या आतंकवाद को लेकर बात हो सकती है, क्या कृषि कानूनों को लेकर बात हो सकती है, क्या कुछ प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं, उस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। सर्दियों की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और उत्तर भारत में पारा गिरने भी लगा है, लेकिन हर दिन के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। चुनाव से चंद कदम दूर खड़े उत्तर प्रदेश में मुफ्त की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि किस पार्टी के वादे पर जनता विश्वास जताती है। यूपी की चुनावी बिसात पर चारों तरफ से मुफ्त वाली चालें चली जा रही हैं और इस दंगल में प्रियंका ने भी अपना दांव चल दिया है। महिलाओं को साधने के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ मैदान में उतरी प्रियंका गांधी ने एक जो नया पासा फेंका है वो है लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने फैसला किया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। स्मार्टफोन और स्कूटी बांटने के पीछे प्रियंका ने जिस घटना का जिक्र किया है वो कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल बुधवार को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जब प्रियंका गांधी को रोका गया तो वहीं उनकी मुलाकात कुछ स्कूली बच्चियों से हुई। बातचीत में बच्चियों ने फोन नहीं होने की बात कही। हाँ, बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा कि सेल्फी लोगों के पास फोन है, तो हमने कहा कि तो है नहीं और कॉलेज में अलाउ भी नहीं है, तो कहा कि मतलब घोषणा करवा दे कि मतलब लड़कियों को, गर्ल्स को फोन मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज के इस वीडियो को ट्वीट भी किया है। महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी प्रियंका ने इस मौके को लपक लिया और अगले ही दिन बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी में कुल 14.5 करोड़ वोटर है। कांग्रेस की नजर 6 करोड़ 70 लाख महिला वोटरों पर है। प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए इस ऐलान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी पर्यटन पर सिर्फ घोषणाएं ही की जा सकती हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे आए हैं जो दिन में सपना देख रहे हैं और उनको पता है कि वो ना तो सत्ता में आने वाले हैं, ना ही उनका खाता भी शायद उत्तर प्रदेश में ना खुले। कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं, वो केवल काम एक ही कर रहे हैं कि घोषणाएं कर रहे हैं। दिनेश शर्मा प्रियंका पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि मुफ्त की इस रेस में बीजेपी भी शामिल है।
12वीं में 65% से ज्यादा नंबर लाने वाले 22 लाख बच्चों को लैपटॉप देने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान किया है। यानी योगी सरकार कुल 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट बांटने की योजना बना रही है। इन योजनाओं के लिए योगी सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। चुनावी मौसम में मुफ्त की ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी फ्लैशबैक में चली गई है। यूपी में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 2017 के बीच 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। 2017 के बाद भी अलग अलग बोर्ड के टॉपर्स को 100-100 लैपटॉप बांटे। अब समाजवादी पार्टी का दावा है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही है जो वादा करके पूरा करना जानती है। नेता माननीय अखिलेश यादव जी का ये विजन था कि वो छात्र छात्राएं जो गरीब परिवार से हैं, गांव से ताल्लुक रखती हैं, तो उनके लिए जिनके माँ बाप लैपटॉप नहीं खरीद सकते या जिनके खरीद सकते हैं, फिर 5 साल में 18 लाख लैपटॉप छात्र छात्राओं को समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, देश में मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना केस घटने लगे हैं तो अब डेंगू कहर ढा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी से डेंगू फैल रहा है, उतनी ही तेज राजनीति भी हो रही है। अस्पताल भरे हुए हैं, सर्जरी टाली जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू फिर से कहर बनकर टूट रहा है। 16 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस साल 723 केस सामने आए। अकेले अक्टूबर में 382 केस सामने आए। खतरे की बात यह है, 9 से 16 अक्टूबर के हफ्ते में 243 केस सामने आए, यानी पूरे साल के 1/3 से ज्यादा केस बीते हफ्ते में ही सामने आए हैं। इस हफ्ते के आंकड़े बता रहे हैं, मौजूदा हफ्ते के आंकड़े जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अस्पताल में कम पड़ते बेड बता रहे हैं मामला गंभीर होता जा रहा है। यही वजह है दिल्ली सरकार को कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या घटानी पड़ी। लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व 700 बेड्स की संख्या घटाकर 450 की गई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स की संख्या घटाकर 350 की गई। 100 बेड से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या 30% से घटाकर 10% की गई। ये इसलिए ताकि डेंगू के लिए मरीजों को अस्पतालों में इलाज मिल सके। डेंगू का इलाज तो फिर भी संभव है, लेकिन राजनीति का नहीं। दिल्ली में नेता डेंगू से लड़ने की बजाय आपस में ही भिड़ गए। एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। एमसीडी ने दिल्ली में डेंगू को रोकने के लिए एक भी कदम समय से नहीं उठाया है और उसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। ये मुसीबत खास वक्त में हर साल आती है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? पूरे शहर में अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग्स लगाकर डेंगू के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया है, पर किया कुछ नहीं गया। प्रदूषण इसके बाद आने वाला है, उसके लिए पोस्टरों का इंतजार कीजिए। जब श्रेय लेना हो तो नेता अपना चेहरा आगे कर देते हैं और मुसीबत सिर पर आए तो विरोधी का सिर आगे कर दिया जाता है, लेकिन इससे मुसीबत खत्म नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। सरकारी आंकड़ों को ही मान लें तो यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या 14,500 के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ भी मच्छर पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डेंगू कहर बरपा रहा है। अलग से डेंगू मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ये पुरुष वार्ड है और आप देख सकते हैं जहाँ हर बिस्तर पर आपको मरीज नज़र आएगा। बचाव के लिए मच्छरदानी लगाई गई हैं जिससे कि मरीजों को मच्छर ना काट पाएँ। परिवार के लोग तीमारदार यहाँ मौजूद हैं। अस्पतालों में हालांकि उपचार की व्यवस्था की गई है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लगातार मरीजों का सामने आना सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार डेंगू से बचने के सरकार इंतजाम क्या कर रही है। लखनऊ के अस्पतालों का हाल बता रहा है कि शहरों में हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में डेंगू के मच्छर कहर ढा रहे हैं।
डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। आमतौर पर ये मच्छर दिन में काटते हैं। ये मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसीलिए बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू 3 तरह का होता है। सामान्य डेंगू के लक्षणों को पहचान लीजिए। ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी, भूख में कमी और उल्टियां, शरीर पर लाल रैश हो जाना। सामान्य डेंगू में रोगी खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर नाक, मसूड़ों, शौच या उल्टी में खून आए या बदन पर नीले काले रंग के निशान बनने लग जाएं, या बुखार होने के बाद भी त्वचा ठंडी लगे, रोगी होश खोने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेंगू के मरीज का खुद उपचार करने की कोशिश ना करें। डेंगू के रोगी को सिर्फ पैरासीटामोल दिया जाता है। डेस्प्रिन, एस्प्रिन या एंटीबायोटिक गोलियां कभी नहीं। इस साल देरी से होती बरसात ने डेंगू का खतरा बढ़ा दिया है, लेकिन डेंगू से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। कुछ सावधानी रखकर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को मात दी जा सकती है। पंजाब की बात करेंगे, जहां सिद्धू और कैप्टन के बीच का संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और एक बार फिर कैप्टन और सिद्धू आमने सामने आ गए हैं। सिद्धू ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है कि कैप्टन आग बबूला हो गए हैं। महीना बदला, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, कैप्टन की पहचान बदली, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं बदला, तो वो है सिद्धू और कैप्टन के बीच का झगड़ा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच फिर जंग शुरू हो गई है। सिद्धू की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर लगाए आरोप पर पलटवार करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने लिखा, नवजोत सिंह सिद्धू, आप कितने बड़े धोखेबाज और झूठे हैं। आप मेरे 15 साल पुराने फसल परिवर्तन पहल वाले बयान को उस कृषि कानून से जोड़ रहे हैं जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और जिससे मैंने अपना राजनीतिक भविष्य जोड़ा है। आप पंजाब और पंजाब के किसानों के हितों से अनजान हैं। आपको फसल विविधीकरण और कृषि कानून का फर्क नहीं मालूम। आप पंजाब के मुखिया बनने के सपने देख रहे हैं। दरअसल कैप्टन के भड़कने के पीछे सिद्धू का वो ट्वीट है जो उन्होंने कैप्टन को लेकर किया है। सिद्धू ने कैप्टन के पुराने बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, 3 काले कानूनों के शिल्पकार जो पंजाब की किसानी में अंबानी को लेकर आया, जिसने 1-2 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब के किसानों, छोटे कारोबारियों और मजदूरों को बर्बाद कर दिया। सिद्धू और कैप्टन के बीच मचे इस संग्राम का नतीजा है कि कैप्टन की कुर्सी और कांग्रेस से रिश्ता दोनों टूट गए। अब जबकि कैप्टन अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इस संग्राम में सीज फायर की कोई गुंजाइश बची है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ी। जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप, कहा एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कोरोना काल में दुबई और मालदीव्स में थे, वहीं बॉलीवुड स्टार्स से वसूली की केंद्र सरकार की कठपुतली है वानखेड़े। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने एबीपी न्यूज से कहा, मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दुबई और डील वाले बयान पर वानखेड़े ने लीगल एक्शन की तैयारी की। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में रचा नया इतिहास, अब तक 100 करोड़ 63 लाख डोज का आंकड़ा पार। पीएम मोदी की मौजूदगी में वाराणसी के दिव्यांग को लगा 100 करोड़वां टीका। और कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने पर कैबिनेट की मोहर। 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, 1 जुलाई से लागू होगा। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के घर गुजरात कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का नाम तय होगा। कांग्रेस का मिशन यूपी, कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी बाराबंकी में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी तिरंगा पदयात्रा अवैध घोषित। संजय सिंह बोले, तिरंगा यात्रा कब से अवैध होने लगी, यूपी में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। आइए टॉप 15 की कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पटना में आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का रोड शो।
श्रीनगर के चंदपुरा में पुलिस पार्टी पर हमले के बाद मुठभेड़ जारी। इलाके में 102 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश बर्फबारी की आशंका व्यक्त की। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बढ़ सकती है ठंडक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी और चमोली का दौरा करेंगे। आपदा में बेघर लोगों से मिलकर हालचाल जानेंगे। फिलहाल देखिए, देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पार कर लिया है। भारत की इस उपलब्धि की चर्चा विदेशों तक में हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता अब भी कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सरकार से लेकर विपक्ष के नेताओं तक की नजर अगले लक्ष्य पर है। वो क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम को कामयाब बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताने के लिए पीएम मोदी कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों से बात की। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पूरा विश्व हिंदुस्तान को बधाई दे रहा है, लेकिन विपक्षी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। केजरीवाल ने देश को जरूर बधाई दी, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये वो नेता हैं जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सवाल पर सवाल उठा रहे थे और 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने के मौके पर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना जांच आयोग के गठन की मांग की। कि झूठा जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। मोदी सरकार के निकम्मेपन, आपराधिक लापरवाही और कोरोना टीकाकरण की नीतियां बार बार बदल देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जवाबदेही मांगने और सुनिश्चित करने का समय आ गया है। क्या आज समय नहीं आ गया है कि देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये कहा जाए कि एक निष्पक्ष कोरोना जांच कमीशन का गठन हो, जो मोदी सरकार की राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों दोनों की आपराधिक लापरवाही की जांच करे। विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार अगले लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी में जुटी है और अगला लक्ष्य किसी चुनौती से कम नहीं। 138 करोड़ में 94 करोड़ आबादी वयस्क है, यानी टीके के लिए योग्य है। एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है, इसलिए 94 करोड़ की आबादी के लिहाज से 188 करोड़ डोज की जरूरत है और अभी सिर्फ 100 करोड़ डोज ही लगे हैं। मतलब वयस्क आबादी को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए 88 करोड़ और डोज की जरूरत है। सरकार ने दावा किया था कि इस साल के अंत तक हर वयस्क को टीका लग जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जब 100 करोड़ के रिकॉर्ड तक पहुंचते पहुंचते देश को 279 दिन लग गए, तो बाकी के डोज इस साल कैसे लगेंगे? ये साल खत्म होने में महज 70 दिन बचे हैं और अभी के आंकड़ों के मुताबिक 88 करोड़ डोज और लगने हैं। ऐसे में सरकार को रोजाना 1 करोड़ 25 लाख के करीब डोज लगाने हैं। टीकाकरण अभियान को और आगे बढ़ाना है, सेकंड डोज सभी को मिले, उसके लिए मुहिम चलानी है। वयस्कों की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के अलावा बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सरकार ने कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कई कंपनियां ट्रायल कर रही हैं, लेकिन नतीजे आने बाकी हैं। फिलहाल भारत सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में अगले महीने से 5 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान की। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत और पतली होने वाली है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इस बार FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन कुछ घंटे पहले ही पेरिस में FATF की बैठक हुई और उसे इस बैठक में जोरदार झटका लगा। आतंक के आका पर दोहरी मार। दाने दाने के लिए मोहताज हुआ आतंकिस्तान। दुनिया के सामने भीख मांगेंगे इमरान। जी हां, वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ है। इमरान और इनकी सरकार लाख नाक रगड़ती रह गई, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने उसे निगरानी सूची से बाहर करने से साफ मना कर दिया है। बीती रात पेरिस में हुई FATF की बैठक में साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने
आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए तय की गई शर्तें पूरी नहीं की, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terror groups. पाकिस्तान ही नहीं, कश्मीर पर उसका साथ देने वाले तुर्की पर भी FATF ने एक्शन लिया है। तुर्की को भी टेरर फाइनेंशियल के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। Turkey needs to show it is effectively tackling complex money laundering cases and show it is pursuing terrorist financing prosecutions in line with its risks and prioritizing cases of UN designated terrorist organizations such as ISIL and Al-Qaeda. FATF दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था है। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। नतीजा ये है कि चीन को छोड़कर उसे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। विश्व बैंक से लेकर तमाम इंटरनेशनल संस्थाएं भी उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं हैं। 2 दिन पहले ही IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से खराब है और अब उसके पास चीन के कर्ज के दलदल में और गहरे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, यानी इधर कुआं उधर खाई। शामली में प्रदूषण के धुएं से अंधेरा छाना शुरू हो चुका है और उसकी वजह है हरियाणा में जलाई जा रही पराली। डर यह है कि जो शामली में हो रहा है वो जल्द ही दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में देखने को मिल सकता है। दीपावली से पहले प्रदूषण का प्रहार। आसमान में धुएं की चादर ने किया जीना दुश्वार। शामली के लोगों पर प्रदूषण का सितम। हवा में फैले जहर का कहर। शामली में धुएं के गुबार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली के धुएं ने पूरे शहर को ढक दिया है। 2 दिन की बारिश के बाद मौसम ठीक हुआ, लेकिन हवा के साथ आ गया प्रदूषण का जहर। आंख में झलसी मारती है। अब तो शाम का टाइम है, दिन में तो बहुत ज्यादा होगा। प्रदूषण से छोटे बच्चों, बुजुर्गों को सांस लेने में समस्या होने लगी है। आंखों में जलन की समस्या बढ़ रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने पर गंभीर समस्या होने लगी है। आज मार्केट में गए थे, इधर ऐसा लगा मुझे जैसे घुटन सी महसूस हुई हो, और फिर उसके बाद पसीने आने शुरू हो गए मुझे ठंडे ठंडे से। हाँ, मैं रास्ते में रुक कर मैं यहाँ बैठी आ गए। पंखा इस धुएं के कारण ही तो। हाँ जी। हर साल प्रदूषण को रोकने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जनता के हाथ आता है दम घोटू प्रदूषण। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके होने वाले नुकसान का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। अगली खबर का रुख करेंगे बॉलीवुड से जुड़ी हुई, क्योंकि कई सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल बहुत गहरे तक बैठा है। क्या सितारे जो हैं उनके बेटे बेटियां इस जाल में फंसे हुए हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई है। बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल यानी कि अनन्या पांडे को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिर अनन्या पांडे से हुई पूछताछ। क्रूज ड्रग्स कांड में कड़ी जोड़ते जोड़ते एनसीबी की जांच अनन्या तक जा पहुंची। अनन्या शाम करीब 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची। साथ में थे अनन्या के पिता और मशहूर एक्टर चंकी पांडे। क्रूज पे ड्रग्स मामले में आज देखिए अनन्या पांडे अपने पिता के साथ यहाँ एनसीबी ऑफिस पहुंची है। आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़े में है, वो आगे पहुंची है। फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक एनसीबी ऑफिस में रहीं। इस दौरान जांच टीम ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। एनसीबी के पास समय कम था, इस वजह से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले कल सुबह 9 बजे के करीब एनसीबी ने अनन्या के घर बांद्रा के मोनिशा अपार्टमेंट पे छापा मारा था, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग कब्जे में लिया गया था। अनन्या शाहरुख की बेटी सुहाना और बेटे आर्यन की अच्छी दोस्त मानी जाती है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, आर्यन खान के बाद क्रूज ड्रग केस में चंकी पांडे की बेटी
अनन्या पांडे का नाम कैसे सामने आया? का सवाल है तो अनन्या पांडे का नाम जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, आर्यन खान से जो पूछताछ हुई थी उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था और इस सिलसिले में अनन्या पांडे से बिठाकर पूछताछ किया जाना जरूरी है और इसीलिए अनन्या पांडे को सम्मन देने के लिए एनसीबी की टीम उनके घर पर गई थी। हालांकि एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ को रूटीन तफ्तीश बताया है। ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो दो चीजें। क्रूज ड्रग्स कांड का भंडाफोड़ करीब 20 दिन पहले हुआ था। पिछले 20 दिनों में आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आर्यन की गिरफ्तारी की वजह उसके व्हाट्सएप पर मिली चैट थी। एनसीबी को उम्मीद है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट के बारे में अनन्या से पूछताछ में ड्रग्स केस से जुड़े कई राज बेपर्दा हो सकते हैं। एनसीबी का दावा है कि उनके पास आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट हैं वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। बस इसी चैट्स का आधार लेकर अब अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ कर रही है। चूंकि आर्यन और अनन्या पांडे के बीच के व्हाट्सएप चैट के द्वारा क्या कनेक्शन जुड़ा है, एनसीबी ने इस बात को रिवील नहीं किया है, लेकिन तर्क लगाया जा रहा है कि इसी चैट्स के आधार पर अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में अभी कितने चेहरे सामने आएंगे कोई नहीं जानता। ये भी सवाल है कि अनन्या से पूछताछ आर्यन के लिए राहत की सांस लेकर आएगी या उसकी मुश्किलें और बढ़ाएगी। देखिए, क्रूज ड्रग्स केस में बेटे की गिरफ्तारी के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान इस मामले में पहली बार कैमरे पर नजर आए। वो बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। 15 मिनट की मुलाकात के बाद शाहरुख बिना कोई बयान दिए निकल गए। शाहरुख की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं क्योंकि अगर हफ्ते भर में आर्यन को बेल नहीं मिलती है तो दिवाली की छुट्टियां भी आर्यन को जेल में ही काटनी पड़ेगी। इन तस्वीरों में सुपरस्टार की बेबसी दिखती है। वक्त बीत रहा है और शाहरुख का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आर्यन की जमानत का केस हाई कोर्ट में है, लेकिन और देरी हुई तो शाहरुख के लाडले को अगले 3 हफ्ते जेल में ही बिताने पड़ सकते हैं। इसी आशंका के बीच जेल में बंद आर्यन से मिलने के लिए कल शाहरुख खान अपने लाव लश्कर के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बेटे से मुलाकात की। मन्नत और आर्थर रोड जेल के बीच दूरी है 4.7 किलोमीटर। आमतौर पर कार से पहुंचने में लगते हैं मात्र 10 मिनट। आर्यन खान 14 दिन से जेल में हैं, लेकिन शाहरुख को बेटे से मुलाकात करने में लग गए 20 दिन। वजह बने कोरोना नियम। कोरोना के चलते आमने सामने की मुलाकातों पर पाबंदी थी। पाबंदी हटते ही पहली मुलाकात आर्यन और शाहरुख की हुई। जेल में शाहरुख खान और आर्यन की करीब 15 से 20 मिनट की बात हुई। इस दौरान जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। जेल में शाहरुख खान और आर्यन की करीब 15 से 20 मिनट की बात हुई। इस दौरान जेल के सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। जेल के जिस कमरे में शाहरुख खान और आर्यन की मुलाकात हुई वो एक बड़ा हॉल था, जिसे शीशे के पार्टीशन से 2 हिस्सों में बांटा गया था। शीशे के एक तरफ आर्यन खान मौजूद थे तो दूसरी तरफ शाहरुख खान। बात करने के लिए वहां एक इंटरकॉम रखा था। शीशे की दीवार के पार्टीशन के बीच शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन से बात की। इसी दौरान शाहरुख ने आर्यन से भावुक होकर पूछा, कुछ खाया? आर्यन ने सिर हिलाकर ना कहा। इसके बाद शाहरुख ने जेल अधिकारी से पूछा, क्या हम कुछ खाने को दे सकते हैं? जेल अधिकारी ने कहा, अदालत के आदेश के बिना नहीं। बातचीत के दौरान आर्यन भी भावुक हुआ। बातचीत करीब 15 मिनट चली। मुलाकात का वक्त खत्म होते ही शाहरुख खुद ही बाहर आ गए। देखिए, ड्रग्स मामले पर जो जांच चल रही है उस पर विवाद भी हो गया है। महाराष्ट्र में एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया। एनसीबी ही अनन्या से पूछताछ कर रही है, लेकिन खुद एनसीबी और उसके अधिकारी समीर वानखेड़े पर सियासत अब तेज हो गई है। एनसीबी तो खुलकर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रही है। एक तरफ है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दूसरी तरफ है एनसीबी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक तरफ है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक। नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। दरअसल नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका सवाल है, कोरोना काल में जब फिल्म जगत के लोग मालदीव में थे तो समीर वानखेड़े मालदीव में क्यों थे? इसी तरह दुबई यात्रा को लेकर भी नवाब मलिक ने सवाल उठाए हैं। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या? मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप। समीर वानखेड़े के इंकार के बाद नवाब मलिक ने कुछ फोटोग्राफ्स जारी किए। ये फोटोग्राफ्स जस्मीन वानखेड़े नाम की महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट के हैं और जसबीर वानखेड़े समीर वानखेड़े की बहन का नाम भी है। फोटोग्राफ्स के बारे में नवाब मलिक का दावा है कि ये दुबई ग्रैंड हयात होटल की 10 दिसंबर 2020 की फोटो है, जिसमें समीर वानखेड़े अपनी बहन जस्मीन वानखेड़े के साथ है। समीर वानखेड़े अब कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे इंफॉर्मेशन लूँगा और उनकी क्या वजह है, कैसे है, ये जान लूँगा। अभी मेरे पास फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। दरअसल एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है। केंद्र पर एनसीबी के जरिए सरकार अस्थिर करने का आरोप महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। यही वजह है कि आर्यन केस के बाद तो एनसीबी पूरी तरह एनसीबी पर हमलावर हो गई है। बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में ये जंग और तेज होने जा रही है। और आइए अब आपको आज की एक महत्वपूर्ण खबर बता दें। पीएम मोदी आज देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। कुछ ही समय के बाद पीएम क्या बोलेंगे, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और पीएम मोदी जिन मुद्दों पर बोल सकते हैं उसमें पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का मुद्दा भी हो सकता है। बात पेट्रोल डीजल की हो रही है तो आपको यह भी बता दें कि आज भी पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे की बढ़ोतरी उसमें हुई है। और साथ ही अब यह भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या वो इसका जिक्र करते हैं। पेट्रोल डीजल तो इस वक्त एक आम आदमी को पूरी तरह से मार रहा है। इस वक्त आज जो पेट्रोल और डीजल का भाव है वो आपको दिखाते हैं। आज का डीजल का भाव आप देख लीजिए 95 रुपीज 62 पैसा, और ये जो है कल के मुकाबले 35 पैसा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है जब डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ये बहुत ही लाजमी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका चार्ज बढ़ जाता है, उस पर पैसा बढ़ जाता है। और जो खाने पीने के सामान है जैसे कि सब्जी हो गए, फल हो गए, उसके प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो वहीं अगर अब हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल दिल्ली में 106 रुपये और 89 पैसे हो गया है। तो आप देखिए इस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कल के मुकाबले आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं वो 35 पैसे बढ़े हैं। और इसी तरह से एक आम आदमी के ऊपर दिन प्रतिदिन जो बोझ है महंगाई का वो बढ़ता जा रहा है। और जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर कोई रोकथाम या कोई लगाम फिलहाल लगता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और आइए सीधा इरफान जी के पास चलते हैं। अपने कार्टून के जरिए आज वो क्या कुछ कह रहे हैं जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर का एक रास्ता खोल दिया है। हालांकि टिकैत ने कहा
कि नहीं वो तो दिल्ली जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, किसी रास्ते को रोककर बैठ जाएंगे। जी हाँ, हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर होगी। आप देखिए गुरुवार को मेरे साथ में कार्टून बनाने के नए नए लोग, तो जुड़े रहिए नमस्ते भारत के साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।